Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों का चैप्टर 7 दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग था, जिसमें आप लोगों ने सर वोटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग टू रीड आउट किया कि सर 4 अलग अलग वेज हैं वोटिंग करवाने के, जिनमें से नॉर्मली वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली और वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट भी आप लोग करवा सकते हैं। 2 मेथड्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाय शो ऑफ हैंड्स एंड बाय पोल प्रॉपर। आपने ये भी रीड आउट किया कि डिमांड फॉर पोल कौन करेंगे, एंड प्लस चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो खुद भी बाय पोल मैटर्स को डिसाइड करवा सकते हैं। क्लियर? बट सर कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपने रीड आउट किया कि इमीडिएटली पोल कंडक्ट करवाया जाएगा अगर एडजर्नमेंट ऑफ जीएम का मैटर है या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का मैटर है, तो टेकन फोर्थ विद साथ के साथ आपका पोल कंडक्ट करवाया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चंस में 48 आवर्स के अंदर अंदर डिमांड से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका पोल डिमांड करवाया जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों ने रीड आउट किए। नेक्स्ट ऑन मीटिंग्स के साथ ही रिलेट करने वाला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली मिनट्स ऑफ द जीएम। अब जर्नल मीटिंग क्या सर, वैसे तो जितनी भी आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं, इवन चाहे वो बोर्ड मीटिंग है या मे बी आप लोगों की जर्नल मीटिंग, क्लियर, बोर्ड मीटिंग हो या जर्नल मीटिंग हो, हर मीटिंग का मिनट प्रिपेयर करना, एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करना अपने आप में क्या है, मैंडेटरी है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट with the minutes of GM. Yes, please. Scope of section 118. Every company shall cause to be prepared, yes, and kept minutes of proceedings of every GM. अच्छा सर, सिर्फ प्रिपेयर ही नहीं करना, इसकी प्रॉपर साइंड कॉपी एंड केप्ट मिनट्स ऑफ किस किस के सर, मिनट्स ऑफ नंबर 1 ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्स ऑफ एवरी, क्या बात पढ़ना नहीं आता फिर क्या, प्रोसीड्स ऑफ एवरी जीएम। क्लियर? जर्नल मीटिंग की सारी प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी आपको प्रॉपर वे से मेंटेन करनी होंगी, प्लस प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ, क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी मीटिंग अगर आपकी करवाई जाएगी, हर मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉपर वे से प्रिपेयर करके साइन करके मेंटेन करके रखना, दैट इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द कंपनी। आप ये मानिए ये मिनट्स क्यों प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं, सो दैट कि अगर किसी पर्सन ने, अगर किसी शेयर होल्डर ने, किसी मेंबर ने अगर मीटिंग अटेंड नहीं करी तो वो मिनट्स रीड आउट करके जान सकता है कि कंपनी में क्या क्या हुआ होगा। क्लियर? और ये काफी डिटेल्ड बेसिस पे बनाए जाते हैं, नॉट टू डिटेल्ड बट मोटा मोटा जहां से मैटर चला, क्या क्या बातचीत हुई, नेक्स्ट ऑन रेजोल्यूशन पास हुआ, कितनी वोट्स फेवर में हुई, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द मिनट्स। नेक्स्ट आगे सर, प्रोसीडिंग्स ऑफ किसकी, मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ, क्रेडिटर्स के साथ। अरे कहने का वर्ड ऊपर क्या लिख दिया गया, जर्नल मीटिंग सर, बट सर मिनट आप लोगों को हर मीटिंग का क्या करना है, मेंटेन करना। क्लियर? चाहे वो किसी शेयर होल्डर के साथ मीटिंग हो या कोई आपकी जर्नल मीटिंग हो। अच्छा, जर्नल मीटिंग होती है 2, वन इज एजीएम एंड सेकंड इज ईजीएम, वो तो मैंडेटरी। क्लियर? प्लस प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ द किसकी, बोर्ड। अब नेचुरली सर जो बोर्ड मीटिंग होगी वो भी तो आपको मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट आगे प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग ऑफ एनी कमेटी ऑफ द बोर्ड। इवन सर किसी कमेटी के साथ बोर्ड की अगर मीटिंग हुई है, अच्छा कई बार क्या होता है ना, ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, विजिल मैकेनिज्म कमेटी, अलग अलग कमेटीज आपके यहाँ पे बनाई गई होती है। तो कमेटीज की एंड बोर्ड की जो मीटिंग हुई, एवरी मीटिंग टू बी रिकॉर्डेड एज पर मिनट्स। क्लियर? एंड एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय, मेन चीज डबल टिक कर लेना। इवन सर जो भी रेजोल्यूशन आपके पास्ड बाय पोस्टल बैलेट होंगी, अच्छा पोस्टल बैलेट का मीनिंग क्या सुना था, बाय लेटर वोटिंग कंडक्ट करवा। जरूरी नहीं होता कि मेंबर्स को बुलाया जाए हर मैटर के लिए, आप बाय लेटर उनको पोस्ट करके जिसमें उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि सर ये एजेंडा है जो आप लोगों के साथ डिस्कस हमने करना है, प्लस बाय रिप्लाई आप लोग प्रॉपरली इस लेटर का रिप्लाई बनाकर अपनी वोटिंग हमें कंडक्ट करवाए। आज की डेट में कहां पॉसिबल है सर, इतने शेयर होल्डर्स को, इतने लोगों को बाय पोस्ट लेटर्स भेजना, दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा चलने लगे कि अगर बिल्कुल अल्टीमेटली आज की डेट में हर कोई पर्सन ईमेल से कनेक्टेड है, मोबाइल से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग ज्यादा इजीली है, प्लस इंस्टेंटली है।
पहले नहीं कितने फॉलो अप लेने पड़ते थे, जिन जिनको लेटर भेजे उनके रिप्लाई आए या नहीं आए, ये बड़ी प्रॉब्लम का था। इससे बेटर है सर इलेक्ट्रॉनिकली करवा लो, बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट इज यस प्लीज मैनर एंड, पढ़िए जी। मैनर ऑफ प्रेपरेशन and signing. The minutes shall be prepared and signed in such manner as may be prescribed. बिल्कुल। अब सो नेचुरली सर ये प्रेस्क्राइब्ड जो वर्ड है ये कभी भी एक्ट के अंदर तो नहीं होगा, ये प्रेस्क्राइब्ड कहां पे होगा सर? बेसिकली रूल्स के अंदर। यस, ऑल द अपॉइंटमेंट्स मेड एट एनी मीटिंग शैल बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिनट्स में किसकी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट की गई, ये सारी की सारी नोटिंग आपको एज इट इज वहां पे देनी। क्लियर? द मिनट शैल बी maintained in the books kept for that purpose. बिल्कुल। द पेजेस ऑफ मिनट बुक शैल बी कंसेक्यूटिवली नंबर। एंड सर मिनट बुक जो आपकी होगी वो कंसेक्यूटिवली क्या होगी? नंबर्ड होगी। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट क्या होती है? यस प्लीज। The minutes shall be prepared and signed within 30 days of कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग और पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन बाय द पोस्टल बैलेट। दो ही केस थे ना। ऊपर अगर आपने 6 पॉइंट पढ़े, 6 में लास्ट वाला रेजोल्यूशन था, बाकी सारी क्या थी? मीटिंग्स। तो उस मीटिंग का जब कंक्लूजन निकाला गया, मीटिंग खत्म होना मैटर नहीं करता, मीटिंग का कंक्लूजन निकलना मैटर होता है। कंक्लूड कब हुई वो मीटिंग? कंक्लूजन से 30 डेज के अंदर या पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको ये मिनट बुक क्या करनी होगी? प्रिपेयर करनी होगी, अपडेट करनी। नेक्स्ट इज कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग्स। यस प्लीज। in case of a board meeting or a committee meeting, the minutes shall also contain यस, द नेम ऑफ द डायरेक्टर जो वहां पे उस टाइम पे क्या थे? मीटिंग में प्रेजेंट थे। एंड वेयर एनी रेजोल्यूशन, यस प्लीज, is passed at the meeting, the names of the directors dissenting from the resolution and the names of the directors not concurring with the resolution. मतलब सर कौन डिसेंटिंग थे, कौन मतलब इस रेजोल्यूशन को फेवर नहीं कर रहे थे, उनका भी नेम वहां पे आपको क्या करना होगा? मेंशन। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ वहां पे जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे उनका नेम, प्लस जो भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट थे या डिसेंटिंग थे उनका भी नेम वहां पे, कि सर आउट ऑफ दिस ये डायरेक्टर्स का जो नाम है ये डिसेंटिंग में थे, ये रेजोल्यूशन की फेवर में नहीं थे। अच्छा, ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग या कोई कमेटी की मीटिंग विद द बोर्ड, सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स के केस में, जर्नल मीटिंग में नहीं कहा गया, या कोई शेयर होल्डर या क्रेडिटर की मीटिंग में नहीं कहा गया, सिर्फ बोर्ड मीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्क्रिशन ऑफ चेयरमैन। यस प्लीज। No matter shall be included in the minutes if the chairman is of the opinion that it is. ये सर इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी के पॉइंट से पूछा जाता है। सर एक बात बताओ, एवरी मैटर विच इज ट्रांजैक्टेड, विच इज डील इन द जर्नल मीटिंग और एनी मीटिंग, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मिनट। अभी तक तो आपने यही कहा, तो इसका मतलब एवरी मैटर मीन्स हर बात नहीं सर, हर बात नहीं होगी। ये जो मिनट बुक प्रिपेयर की जाएगी ना, ये चेयरमैन की कंसल्टेशन के साथ। एंड ये मिनट बुक को प्रिपेयर करने के लिए मोस्टली ड्यूटी किसकी होती है? सीएस, कंपनी सेक्रेटरी की, या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो साउंड नॉलेज वाला पर्सन होगा। एंड उसको कहा जाएगा जो भी मिनट बुक में लिखा जाए काइंडली मेरे से पहले डिस्कस कर लेना। कहीं कोई डेफामेटरी मैटर, ऐसी रूमर्स के मैटर जो नहीं शो होने चाहिए थे, मीटिंग में बात उठी होगी, इसका मतलब ये थोड़ी है जो भी चीज मीटिंग में हुई हर चीज आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे, जो कल को गलत इंपैक्ट प्रोवाइड करे लोगों के ऊपर, हम नहीं चाहते। क्लियर? तो कोई भी डेफामेटरी ऑफ एनी पर्सन, इररेलेवेंट या इमटेरियल या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, इसको बाहर निकाला जाए। ये नहीं है कि सर मीटिंग में वो बात चली तो वो लिखेंगे, ऐसा नहीं। अगर वो कंपनी के फेवर में नहीं है, कंपनी की कोई डेफामेशन है, किसी पर्सन की वैसी र्यूमर फैलाया हुआ है, क्लियर, या इररेलेवेंट है, निकाल दो सर। ये मैटर नहीं डिस्कस करने वहां, ईच एंड एवरी लाइन थोड़ी लिखोगे वहां पे। काफी कंटेंट टू द पॉइंट, जो मेन थिंग्स है वो आपकी मिनट में होनी चाहिए, नॉट एवरीथिंग। यस प्लीज। जिसने प्रिपेयर करी, मैंने तो आपको कंटेंट फाइनल करके दे दिया ना कि ये जो कंटेंट है ये आप मिनट बुक में क्या करें? रिकॉर्ड करें। आफ्टर दैट कुछ भी अगर चेंज होगा तो जिसने प्रिपेयर करी दैट इज लाइफ। क्लियर? यस, द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज Absolute discretion with regard to the expulsion or not expulsion of any matter in the minutes. मतलब सर प्योर एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन आप लोगों की है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। एंड ये मिनट बुक प्योर आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग टू बनेगी। जो मैटर आप डिस्क्लोज करना चाहो मिनट बुक में डिस्क्लोज करें,
जो नहीं करना चाहते ना इंक्लूड करें, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये मिनट बुक साइंड बाय भी क्या होगी, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, कि हाँ सर मेरी मौजूदगी में ये सब कुछ बिल्कुल सही पाया गया, ये बिल्कुल सही ऐसा ही हुआ। बट सर ये कोई डेफामेटरी मैटर, कोई इररेलेवेंट या इमटेरियल आइटम, या कोई जो अपने आप में डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, मैं वो सारे मैटर क्या कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ये चेयरमैन की पावर है, वो कर सकता है। तुम्हें केस स्टडी पूछी जाएगी कि वहां पे ऐसा कुछ हुआ, एंड मिनट बुक के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, तो वहां पे बताइए क्या पावर होगी। यस सर, चेयरमैन की पावर है कि इन 3 केसेस में ही कैन एक्सक्लूड, ही कैन एक्सक्लूड, या फिर वो इंक्लूड करने की पावर भी रखता है कि ये मैटर भी लिखा जाए। क्लियर? तो प्योर सर एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन किसकी है, चेयरमैन की। जैसा वो चाहेगा वैसे मिनट बुक बनाई जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज मिनट्स टू बी करेक्ट एंड फेयर। Minutes shall contain a fair and correct summary of the proceedings of the meeting. बिल्कुल, एविडेंशियल वैल्यू, और सर ये मिनट्स को हमने एविडेंशियल वैल्यू दी है। दैट मींस मिनट्स केप्ट एज पर दिस सेक्शन शैल बी, क्या माने जाएंगे, एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड देयर। अब क्योंकि कल को सर सिंपल सी बात है, मीटिंग कौन सा दोबारा होने वाली है, अब मान लो जो उस मीटिंग में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, ये कंक्लूसिव एविडेंस अपने आप में कौन है सर, उस मीटिंग के मिनट्स पढ़ लीजिए। मिनट्स में अगर वो बात लिखी हुई है तो सर वो बात हुई होगी। ये दैट मींस वो मैटर डील हुआ होगा। ये अपने आप में एविडेंशियल वैल्यू रखते हैं, मतलब एडमिसिबल एज एन एविडेंस है एज पर लॉ। आप ये नहीं कह सकते तो आप ही बना रहे हो तो ये एविडेंस कैसे हुई, नहीं सर, ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस माने जाए। कोर्ट भी इसको क्या मानेगी, एडमिसिबल मानेगी, कि जो मिनट बुक के अंदर लिखा हुआ है वो अपने आप में सही है, कि हाँ सर मीटिंग में ऐसा हुआ होगा। डीम्ड पहले ही, यस, प्रिजम्पशंस ड्रॉन फ्रॉम मिनट्स, Where minutes are kept as per section 118, then until contrary is proved, जब तक दूसरा कुछ प्रूव ना किया जाए। उल्टा कह रहा हूं, तुम जब तक कुछ और प्रूव ना करो मैं तो मान के चलूंगा कि मिनट बुक के अंदर लिखा गया हर मैटर अपने आप में क्या है, सच है। क्या, द मीटिंग वॉज ड्यूली कॉल्ड एंड हेल्ड। नंबर 2, all the proceeding at the meeting were duly taken place, all the resolution passed by the postal ballot were duly passed, and in particular all the appointment of director, KMP, directors, auditors or company secretary in practice was validly made। ये देखो आप अल्टीमेटली इसकी कितनी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की जा रही है कि मिनट की अपने आप में क्या वैल्यू है। प्रिजम्पशन, लॉ अपनी ओर से प्रिज्यूम करके चल रहा है किस बात को, कि एवरीथिंग गिवन इन द मिनट इज एज पर इट, जैसा लिखा हुआ है वैसा हुआ होगा। जबकि मैंने तो जाके चेक भी नहीं करा, बट सर मिनट्स की वैल्यू आपको समझ आ चुकी है कि मिनट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको कितनी केयरफुल प्रोविजंस के साथ बनाया गया होगा, कितनी सुपरविजन के साथ इसको बनाया गया होगा, तो ये आप जान सकते हैं कि अपने आप में जो इतनी अहमियत रखता है डॉक्यूमेंट, इतनी ये मिनट बुक अहमियत रखती है, तो इसको बनाने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? यस, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। no document purporting to be a report of the proceedings of any GM of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company unless it includes the matter required by this section to be contained in the minutes of the proceedings of such meeting। अरे नॉर्मली जब हमने मिनट्स उसके प्रिपेयर कर तो दी, तो अलग से रिपोर्ट्स को पब्लिश करवाने की ड्यूटी क्या है? किस बात के लिए आप पब्लिश करवाओगे? उसके मिनट्स हमने प्रिपेयर कर तो दिए, किसी को अगर चाहिए होगा तो कंपनी के मिनट्स पढ़ लेगा कर। अलग से उसको एडवर्टाइज करवाना कंपनी के खर्चे पे क्यों? किस बात का एक्सपेंडिचर करें, किस बात की पब्लिकेशन करें? कोई करने की जरूरत नहीं, मिनट्स बन तो रहे। क्लियर? कंप्लायंस विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, तो एक सीएस के ऊपर, कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर आपके सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स अलग से बनाए गए, जो इनको क्या करने होते हैं, कंप्लायंस करने होते हैं। पढ़िए, every company shall observe secretarial standards with respect to general meetings and board meetings बिल्कुल specified by the ICSI and approved as such by the central government। तो सर कंपनीज के केस में जितने भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर मोटिव जो है उनको अपॉइंट करने का, वो क्या है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है उनके साथ कंप्लायंस करवाना। तो बहुत सारे हैं, जैसे अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे ही सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अरे जिनके अकॉर्डिंग वो तुम्हारा नहीं तो 204 में सेक्रेटेरियल ऑडिट,
फिर वो इसी के अकॉर्डिंग तो होता है, सीएस ही तो करता है उसको, यहाँ भी तो क्या है, सीएस ने ही कंप्लायंस करवाने हैं। क्लियर? यस, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इंपॉर्टेंट, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड in complying with the provisions of this section, then the company shall be liable to a penalty of rupees 25,000 and every officer in default shall be liable to a penalty of rupees कितना 5, पेनल्टी तो लगेगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलिए जी, पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग, ये आपका पॉइंट आ गया कि अगर कोई पर्सन टेम्परिंग करता है, इस मिनट के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, क्लियर, चेंज करने की कोशिश, एनी पर्सन फाउंड, अगर वो गिल्टी पाया गया टेम्परिंग करते हुए, विद द मिनट्स शैल बी पनिशेबल, एक तो सर अप टू 2 years जेल हो सकती है। आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ना, अब मैं इसको मिनट नहीं बोलूंगा, इसको वर्ड क्या बोल रहा हूँ, एविडेंस बोल रहा हूँ ना मैं, तो एविडेंस के साथ आपने छेड़छाड़ करी, एंड फाइन 25,000 से लेके 1 लाख तक, मतलब एंड वर्ड है दोनों, कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल। क्लियर? यस, प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रूल्स, सबसे पहले डिस्टिंक्ट मिनट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, हर मीटिंग के लिए आपको डिस्टिंक्ट क्या बनानी पड़ेगी, मिनट बुक मेंटेन करनी होगी। यस, अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक shall be maintained for each type of meeting, namely GM of the members, including the resolutions passed by postal ballots, if such resolutions are deemed to be passed in GM. बिल्कुल, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड मीटिंग ऑफ ईच ऑफ द कमेटीज ऑफ द बोर्ड। अरे क्लास वाइज हर मीटिंग, मतलब हर मीटिंग जिसके साथ, अब मेंबर्स के साथ जो जीएम है, जीएम का मिनट बुक रजिस्टर अलग है, क्रेडिटर्स के साथ जो मीटिंग होती है, क्रेडिटर्स का मिनट बुक अलग है, जितनी भी होंगी तो उसके अंदर ही, कहीं तुम सोचो एक मीटिंग एक रजिस्टर, वो नहीं है, क्लास वाइज एक अलग मिनट बुक क्या होगी, मेंटेन। क्लियर? यस, मैनर एंड मेंटेनेंस क्या होगा, आपने पीछे पढ़ा था, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, पढ़िए, द मिनट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry. बिल्कुल, Every resolution passed by postal ballot shall be entered in the minutes book of general meeting. जर्नल मीटिंग में, अच्छा पोस्टल बैलेट किससे पास करवाया जा रहा है तो मेंबर से ही है, मतलब ये जो रेजोल्यूशन जो पास्ड बाय पोस्टल बैलेट है, इसकी एंट्री कहां पे करी जाएगी, वो रजिस्टर ऑफ जीएम में, मिनट बुक ऑफ जीएम में। क्लियर? यस प्लीज, विद रिस्पेक्ट टू एवरी रेजोल्यूशन पास्ड बाय पोस्टल बैलेट द मिनट शेल कंटेन, इसके केस में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पहला अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द पोस्टल बैलेट कंडक्ट, थोड़ी एक रिपोर्ट उसके रिगार्डिंग कि पोस्टल बैलेट क्यों करवाया गया, कारण क्या था, मैटर क्या था। नेक्स्ट इज द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड, क्या रेजोल्यूशन था आपका जो आपने प्रपोज किया मेंबर्स के आगे, रिजल्ट ऑफ वोटिंग क्या आया, समरी ऑफ द स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, नेचुरली सारे जितने भी लेटर्स आए होंगे बाय पोस्टल बैलेट, रिप्लाई आए होंगे, ये सारे किसके पास आए होंगे, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट क्या कहती है, समरी, एंड डेट ऑफ एंट्री इन द मिनट बुक, और आज मिनट बुक में ये एंट्री कब की जा रही है, ये डेट आपको वहां पे डालनी। काइंड ऑफ प्रोसीजरल लॉ है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, प्रोसीजर्स हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना, आपकी वर्किंग क्या होगी। नेक्स्ट इज मैनर ऑफ, इंपॉर्टेंट, मैनर एंड साइनिंग ऑफ मिनट्स। यस प्लीज, ईच पेज of every minute book shall be initialed or signed and the last page shall be dated and signed as follows. मतलब हर पेज पे आपके इनिशियल्स मींस शॉर्ट साइन, क्लियर, या प्रॉपरली साइन, वो आपकी इच्छा। अब नॉर्मली हमारी भी तो ऑडिट रिपोर्ट, हमारे भी तो डॉक्यूमेंट्स इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट सर ईच एंड एवरी पेज, ये नहीं है कि जहां पे लास्ट में मेरी स्टैंप लगी हुई है वहां पे होगा, ईच पेपर आपका स्टैम्प्ड होगा, प्लस उसके ऊपर हमारे क्या होंगे, इनिशियल्स होंगे, चाहे शॉर्ट साइन करो बट इनिशियल होना मैंडेटरी, तब उसकी ऑथेंटिकेशन मानी जाएगी। और लास्ट वाला पेज, वहां पे स्टैम्प, डेटेड एंड साइंड, सब कुछ होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सो नेचर ऑफ द मिनट बुक, कैसे, सबसे पहले अगर सर मिनट ऑफ द बोर्ड मीटिंग है या कमेटी मतलब बीओडी, क्लियर, तो वो साइन बाय किसके द्वारा होगी, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग और द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि ऐसा ना 30 डेज के अंदर प्रिपेयर करना, इतने में मान करे कोई आपकी नेक्स्ट मीटिंग हो, चेयरमैन आपका चेंज हो जाए, कोई इशू नहीं सर, पुराने वाले से करवा लो या नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन से करवा लो, एक ही बात है, बट चेयरमैन वहां पे क्या करेगा, साइन। हाँ जी, मिनिमम गैप होता है, सॉरी मैक्सिमम गैप होता है, मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम गैप होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, बट आज की डेट में नॉर्मली वो प्रोविजन भी क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, आप अपनी कन्वीनियंसली जितनी मीटिंग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, बट सर ये तो विद इन 30 डेज प्रिपेयर करने थे ना आपने, किसने कहा, बोर्ड मीटिंग बोल रहा हूं मैं,
बोर्ड मीटिंग, एक मीटिंग आपने आज करी, हम सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स इकट्ठे हैं, डायरेक्टर्स इकट्ठे हैं, एक मीटिंग आज हमने करी। अब इसके जो मिनट्स प्रिपेयर होंगे वो कब होंगे? विद इन 30 डेज, 10 दिन बाद एक मीटिंग हमारी और हुई है, बट उसका चेयरमैन अलग है, इसका चेयरमैन अलग था। तो या तो सेम मीटिंग के चेयरमैन से साइन करवा लो या नेक्स्ट मीटिंग से करवा लो, बात है क्लियर। बट साइंड बाय द क्या होना चाहिए? चेयरमैन। यस प्लीज। मिनट ऑफ द जीएम, The chairman of the same meeting. इसके केस में सर, जर्नल मीटिंग के नोटिंग के केस में, जर्नल मीटिंग के मिनट के केस में, और जर्नल मीटिंग कौन सा जल्दी जल्दी बुलाई जाती है? एजीएम तो एनुअल होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बुलाई जाती है। इनके केस में सर नेक्स्ट मीटिंग तक वेट नहीं, सेम मीटिंग का जो चेयरमैन है उससे ही साइन करवाना। बट सर ड्यू टू इनकैपेसिटी, पढ़िए, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन, अगर वो इनएबिलिटी का मतलब क्या हुआ? समटाइम्स सर वो आउट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या करें? एंड जल्दी जल्दी उसके कोई चांसेस भी नहीं लग रहे कि 2-3 महीने वो वापस आएगा, तो उस केस में मैं क्या करूं? सर उस केस में बाय अ डायरेक्टर जो ड्यूली, बाय अ पर्सन ही लिखा हुआ, बाय अ डायरेक्टर जो ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द क्या होगा? बोर्ड फॉर दिस पर्पस, आप उससे साइन करवा लीजिए। बट सर करवाने मैंडेटरी, नेक्स्ट मीटिंग तक वेट मत करना। क्या चीज? मिनट्स के केस में यहाँ पे तो फिजिकली साइन होता है, यहाँ पे तो फिजिकली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसमें डीएससी का लगेंगे, ये रिकॉर्ड आपके फिजिकली मेंटेन होते हैं प्रॉपर नोटबुक की तरह। हाँ आजकल मिनट्स जो चलने लग गए वो टाइप्ड होने लग गए, तो वहां पे भी साइन तो आपके क्या होंगे? फिजिकली। ये चीज। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पोस्टल बैलेट, तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, इफ देयर इज नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनएबिलिटी, तो वही बात बाय अ डायरेक्टर जो ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन एंड कस्टडी, ये मिनट बुक कब तक संभाली जाएगी? सर डिपेंड करता है मीटिंग कौन सी। पहला, द मिनट बुक ऑफ किसकी? जीएम शैल बी केप्ट एट द, रखी भी कहां पे जाएगी? नो अदर प्रोविजन, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होगी। क्लियर। ऑफ द कंपनी एंड शैल बी प्रिजर्व्ड, क्या लिखा हुआ है? अगर जर्नल मीटिंग, अगर मिनट बुक ऑफ द किसकी है? बोर्ड कमेटी मीटिंग, शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड सच अदर प्लेस, यहां ऑप्शन है such other place as the board may decide and shall be preserved, होगी परमानेंटली, बस डिफरेंस दोनों में क्या है? लोकेशन। जीएम की जो रिकॉर्ड है, जीएम के जो मिनट्स हैं वो तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होंगे, बट अदर मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं, मिनट्स हैं, वो आप सच अदर प्लेस पे भी रख सकते हैं। इतना सा फर्क है, होंगे परमानेंटली रिकॉर्ड, आपको ये रखना पड़ेगा सारा संभाल के। हाँ जी। नहीं, इनके केस में क्या है? अलग से इनके जो प्रेस्क्राइब्ड होगा, बट सर दे आर अलाउड। क्लियर। और इतना तो पता ही है सर, आप कोई जगह चेंज करेंगे तो रजिस्ट्रार को इंटीमेट तो करना होगा ना, ताकि कल को कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, कोई मेंबर या कोई पर्सन इन मिनट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, तो रजिस्ट्रार को भी तो पता हो कि तुम्हारे वो अदर डॉक्यूमेंट्स कहाँ पड़े हैं, ये चीज। नेक्स्ट आइए सर, ये कुछ केस स्टडीज हैं, ये विद इन टाइम बीच में दूंगा, बट पहले एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ जीएम। यस प्लीज। प्लेस ऑफ कीपिंग मिनट्स, ये अगर तुम्हारा पॉइंट इसमें आएगा, सच अदर प्लेस अगर कोई होगा, पहली बात, या इंस्पेक्शन। सर प्लेस ऑफ कीपिंग द मिनट बुक क्या था? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर। ऑफ मिनट्स, ये पर्टिकुलरली किसका है? जीएम। तो जीएम के जो मैटर्स, जीएम की जो मिनट बुक है, जीएम की जो मिनट बुक है वो कहां पड़ी होगी? सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होगी। क्लियर। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक, ये पढ़िए। टाइम ऑफ इंस्पेक्शन कितनी बार पढ़ लिया? इंस्पेक्शन अगर आपने करनी है, पहली बात तो बिजनेस आवर्स, एंड कंपनी को एटलीस्ट 2 घंटे तो आपको इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़िए, इंस्पेक्शन कैन बी मेड during business hours subject to reasonable restrictions to the articles or a resolution passed in GM, so that yes at least 2 hours in each business day are allowed for inspection. सर ईच, अंडरलाइन द वर्ड क्या लिखा हुआ है? बिजनेस डे, डेली नहीं कहा उसमें, ईच वर्किंग डे, बिजनेस डे, समझ गए ना? जिस दिन काम होगा उस दिन सर, डेली मतलब आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर कुछ रेस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं इंस्पेक्शन को लेकर, हाँ, पर मना नहीं कर सकते, कंपनी मना नहीं कर सकती कि हम इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे, करवानी तो पड़ेगी अगर कोई मेंबर चाहता है, मेंबर या कोई अदर पर्सन, वो डिपेंड करेगा। इंस्पेक्शन बाय whom? सर पहली बात, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन या मेक द इंस्पेक्शन
विदाउट एनी चार्जेस, बिना कोई चार्जेस के आप अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉपीज ऑफ मिनट बुक, वही पहले वाला पॉइंट। अगर आप इसकी कॉपी भी लेना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट करिए, विद इन 7 days आपको कॉपी प्रोवाइड की जाएगी एंड पर पेज नॉट एक्सीडिंग कितना 10 रुपीज, 10 रुपीज से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। पढ़िए, द कॉपीज ऑफ मिनट बुक of any GM shall be made available by the company to any member within 7 working days of the request made. Yes, on payment of the prescribed fees, that is such sum as is prescribed in the articles of the company but not exceeding। अब मान लो जी हम तो कहें 15 रुपए पेज लेंगे, अलाउड ही नहीं। लॉ में मैक्सिमम कितना अलाउड है 10 रुपए, कम कर लो बट एक्सीड नहीं कर पाओ, 10 रुपए से एक्सीड नहीं करेगा। क्लियर? पर पेज और अ पार्ट ऑफ पेज, पार्ट ऑफ पेज का मतलब आधा पेज 5 रुपए दोगे क्या आप? सर पार्ट ऑफ पेज हो या वॉट एवर हो, पर पेज आपके 10 रुपीज लगे। क्लियर? एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट In case the member has made a request for obtaining soft copy of अगर minutes सॉफ्ट कॉपी उसके थोड़ी पैसे लोगे, हार्ड कॉपी के पैसे लेने को कहा था। क्लियर? ऑफ मिनट ऑफ एनी जीएम हेल्ड ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल, अगर इससे ज्यादा के लिए होगा तो मतलब चार्जेबल है। ड्यूरिंग पिछले 3 साल की सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो वो दे देंगे। क्लियर? फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे। यस, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, if inspection is refused or copy is not furnished, the company shall be liable to a penalty of rupees 25,000 एंड एवरी ऑफिसर के ऊपर, मतलब मिनट वाली पनिशमेंट है। मिनट के ऊपर भी क्या थी, यही थी ना, अगर मिनट मेंटेन ना किए तो कंपनी पे 25,000, ऑफिसर के ऊपर 5,000, सेम यहाँ पे। एंड सर दूसरी बात, अगर कंपनी रिफ्यूज कर रही है तो हम किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल वहां पे क्या करेगी? ऑर्डर देगी, अगर वो जस्टिफाइड है। इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज्ड और कॉपी इज नॉट फर्निश्ड, the tribunal may direct the company to allow immediate inspection or direct the company to forthwith send the copy, कि इनको कॉपी दी जाए या इनकी इंस्पेक्शन करवाई जाए। क्लियर? नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर? पढ़िए, यस प्लीज। electronic form permitted for maintenance, inspection and copies of documents etc. यस, एनी डॉक्यूमेंट, Record, register, minutes etc. required to be kept by a company may be kept in electronic मतलब हार्ड कॉपी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी भी मेंटेन करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन करते हो, दैट इज पॉसिबल, कोई इशू नहीं सर। Any document, record, register, minute allowed to be inspected by any person may be inspected in electronic। सर कोई इशू नहीं है, आप इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, फिजिकल कॉपी तो नहीं है, हम सॉफ्ट कॉपी आपको सारे दिखा देंगे, आप इस टाइम पे आ जाइए। क्लियर? या कॉपीज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, क्लियर, जो हमने आपको देनी थी, तो कोई जरूरी नहीं कि हार्ड कॉपी देंगे, सॉफ्ट कॉपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आजकल क्या कर दिया गया, अलाउ। क्योंकि नेचुरली सर ई पेपर का जमाना है आजकल, तो नॉर्मली क्या आप लोग मतलब हार्ड कॉपीज लेकर घूमोगे, जितना अवॉइड हो सकता है पेपर की यूसेज क्या करें, कम करें। क्लियर? अब नॉर्मली कई क्लाइंट्स को आदत होती है बार बार प्रिंट आउट्स लेने की, और है हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी एक बार मेल कर देते हैं, और आजकल तो हर जगह ही सॉफ्ट कॉपी मांगने लग गई। इन्होंने भी नेक्स्ट आगे, पहले हार्ड कॉपी पता क्यों होती थी? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे हार्ड कॉपीज आपकी फाइल में लगती थी, बट आजकल तो क्या है, सारा सिस्टम ही क्या हो चुका, ऑनलाइन। आप अगर हार्ड कॉपी दोगे भी, वो तेरे सामने फोटो क्लिक करके साइन करके क्या करेगा, अपलोड कर देगा, दैट्स इट। आप खुद ही कहते हैं कि सर अपलोड करनी है कि वैसे है? अगर अपलोड करनी है मैं आपको पीडीएफ ही सेंड कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली फाइल ही सेंड कर देता हूँ। हाँ सर बढ़िया, मैंने तो वैसे भी अपलोड करनी है, मेरे पास भेज के करोगे क्या? समझ गए ना? नेक्स्ट इज यस, और क्या, फॉर्म एंड मैनर टू बी प्रेस्क्राइब्ड। यस, द फॉर्म एंड मैनर of keeping inspection and giving copies of documents, records etc. shall be such as may be prescribed. बिल्कुल, एंड इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन शैल नॉट प्रेजुडिस एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने का मतलब हमें किसी लॉ के दूसरी प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस नहीं करना। क्लियर? कहीं आप इसको ऐसा समझे कि मैं शायद किसी दूसरे एक्ट की प्रोविजंस को तोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो अपने लिए अलाउ करा है। क्लियर? एंड प्रोविजंस कंटेन्ड क्या है? पहली बात, कंपनीज प्रेस्क्राइब्ड। यस प्लीज। Following classes of companies may maintain their records in electronic form. एवरी लिस्टेड कंपनी, अब लिस्टेड कंपनी का तो सारा काम ही क्या होता है, ऑनलाइन। या फिर अ कंपनी हैविंग नॉट लेस देन, कम से कम जिनके क्या हैं 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं। अब इतने लोगों का डाटा मेंटेन करना, इतने लोगों को रिक्वेस्ट इनकी पूरी करना सर इजीली थोड़ी है। तो इनके केस में तो जो डाटा मेंटेन होगा वो कौन सा होगा, ऑनलाइन ही होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा। यस प्लीज।
नहीं कर तो सकते हैं, इनके लिए वर्ड है समटाइम्स वर्ड। ऊपर आपने वर्ड क्या पढ़ा, मे मींस समटाइम्स रीड एज शेल। अगर लॉ में लिखा गया ना, लॉ में लिखा गया पर्टिकुलरली, अब आप क्या समझते हो, लिस्टेड कंपनी की मर्जी होगी यहाँ पे, मे बी रीड एज शेल। इंटरप्रिटेशन में आप रीड आउट करेंगे, अगर लॉ में तुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है मतलब तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, बाकियों के लिए क्या है, ऑप्शनल है, कि तुम रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो तुम्हारी इच्छा, बट इनके लिए तो काइंड ऑफ मैंडेशन ही आ रही है। यस, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू existing companies. In case of existing companies, data may be converted from physical mode to electronic mode within 6 months। वही आ गया ना ट्रांजिशन पीरियड, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जिस दिन से ये सेक्शन क्या किया गया, अप्लाई किया गया, वहां से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना फिजिकल डाटा इलेक्ट्रॉनिक में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना। क्लियर और इजी थिंग है सर, इतनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, उससे बढ़िया तो इलेक्ट्रॉनिकली है। क्लियर, हाँ बट टाइमली बैकअप लेते रहिए उसका। क्लियर, अगर मिसप्लेस हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर, तभी तो आजकल सर क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा चलने लगी, क्लाउड अकाउंटिंग, क्लाउड सॉफ्टवेयर वाके जो ज्यादा चलने लगे, उसका कारण क्या है, यही तो है। समझ गए ना कि अच्छा उसका भी बैकअप लेके रखते हैं, उसका भी एक बार बैकअप, सेफ्टी मींस ये चीज। मैनर ऑफ मेंटेनेंस, यस प्लीज। manner of maintenance of records in electronic form. ये आई थिंक सो पहले भी अपन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में शायद हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रीड आउट किया था, जहां पे वो पढ़ा था ना, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिकली सर्व कैसे होंगे, यही डेफिनेशन वहां भी रिपीट हुई थी। पढ़िए, द रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन in electronic form in such manner as the board of directors of the company may think fit, provided that number 1 the records are maintained in the same format and in accordance with all other requirements as provided in the act or the and the rules made therein। मैंने कौन सा कोई ऑल्टर्ड फॉर्म में करना है, एज इट इज वही डाटा उठा के मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना है, मैं कोई मैनिपुलेशन थोड़ी कर रहा हूँ। यस, द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर should be adequately recorded for future reference। मतलब इस वे से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी होगी, रिकॉर्ड करनी होगी, जो आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्या है, काम है, जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, ये जस्ट एक डेफिनेशन भी नहीं कहूंगा, मीनिंग उसका एक्सप्लेन किया हुआ। नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ, क्या लिखा हुआ, बीइंग रीडेबल, रिट्रीवेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल इन द प्रिंटेड फॉर्म। होते हैं सर, रीडेबल फॉर्म में भी होते हैं, रिट्रीव भी आप कर सकते हो, एंड प्लस रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो उसका प्रिंट आउट लेकर। क्लियर, नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग dated and signed digitally wherever it is required under the provisions of the act or the rules made therein। हमारे पास जितने मोस्टली फॉर्म्स पड़े हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, एंड ऑलरेडी उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स लगे हुए हैं। Clear? Yes, the records once dated and signed digitally shall not be capable of being edited or altered। ये बिल्कुल सही है। ये जितने भी फॉर्म हमारे फाइल होते हैं ये सारे के सारे नॉन एडिटेबल फॉर्म में होते हैं, कि वंस अगर हमने डीएससी उसके ऊपर क्या कर दिए, अटैच कर दिए, एंड बाद में कुछ चेंज करना चाहो, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोबारा से फिर डीएससी लगाने पड़ेंगे, वो फॉर्म दोबारा जनरेट करना होगा, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए होता है पहले फॉर्म सोच समझ के करना, क्योंकि बाद में अगर तो डीएससी नहीं लगे तो फॉर्म एडिट हो जाएगा, बट अगर डीएससी लग गए ना फिर दोबारा वो चेंज नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा ही फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा सारा। यस, नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग updated according to the provisions of the act or the rules made thereunder and the date। एंड जब भी रिकॉर्ड के अंदर कोई अपडेट किया जाएगा तो डेट ऑफ अपडेशन वहां पे आपको डालनी। आजकल तो वैसे भी सर अगर कोई फाइल के रिगार्डिंग आपने पता करना है, अब मुझे पता कि सर वो डाटा तो मैंने 12 तारीख को सेव करा था, आज 15 तारीख के क्यों शो कर रहा है, दैट मीन्स किसी ने डाटा क्या किया है, मॉडिफाई करा। वो आती है ना जो भी आप फोल्डर के साथ डेट मॉडिफाइड की डेट आ रही होती है, वहां से पता लग जाता है कि अल्टीमेटली सर ये डाटा किसने क्या करा है। कोई भी चेंजेस करोगे ना, अगर ऐसा नहीं ओपन करा तो डेट चेंज हो जाएगी ना, कोई चेंजेस करोगे ना मॉडिफाइड की डेट वहां पे चेंज हो जाएगी कि सर यहाँ पे ये डाटा किसी ने क्या करा है, रिसेंटली मॉडिफाई करा, ये सारी थिंग्स। यस प्लीज, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस
For the purpose of this rule, the term records means any register, index, agreement, memorandum, minutes or any other document जो required by the act है और the rules made there under है to be kept by a company, जो भी kept होना चाहिए. Records means every kind of documents जो company की ओर से maintain होने चाहिए. Yes please. Person responsible for security of records in electronic form. Responsibility किसकी है? इसको maintain करने की, preserve करने की, संभालने की. पढ़िए. Following person shall be responsible for the maintenance and security of electronic records. That is MD, main, company secretary, number 2, and any other director or officer of the company as the board में क्या करेगी? Decide. These are the person. जैसे आपने पढ़ा ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं 128 के अकॉर्डिंग, या एफएस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके ये पर्सन क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे. एमडी तो वहां भी था, एमडी यहाँ भी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पर्सन थे काइंड ऑफ, इनके केस में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल. क्लियर? यस. ड्यूटीज ऑफ पर्संस responsible for security of records in electronic form. अब सर ये वही जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन थी ना थ्योरेटिकली, वही इसकी नेक्स्ट वन क्या बना दी गई? ड्यूटीज. अब इतनी बड़ी ड्यूटी आपने एमडी या सीएस या कोई दूसरे डायरेक्टर या ऑफिसर को दी है, उसकी ड्यूटी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा को प्रिजर्व करके रखना, और वो हर कोशिश करेगा उसको प्रिजर्व करने की, सेफ हैंड्स में रखने की, ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यूज ना कर पाए. अरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो ये भी नहीं है सर किसी गलत हाथों में जाए. तभी जितने भी ये कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी ये एमडीज के पीसी या लैपटॉप्स होते हैं सारे लॉक्ड होते हैं या बायोमेट्रिक होते हैं, ठीक है ना, या कोई एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं. इवन इंक्रिप्शन बहुत यूज करते हैं कि सर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कोई दूसरा पर्सन ओपन करेगा उसको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि डाटा किसमें है? एनक्रिप्टेड फॉर्म में. बट जैसे ही उसको मैं अपना कोड दूंगा नॉर्मल लैंग्वेज में, वो साथ के साथ आ जाएगा. ये एनक्रिप्शन, ये आप लोग रीड आउट करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर. इवन जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं, पासवर्ड लिखा थोड़ी आता है, वो स्टार 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 या डॉट डॉट आते हैं ना, दैट इज एनक्रिप्टेड फॉर्म, ताकि कोई दूसरा पर्सन सामने वाला ना देख सके. क्लियर? जब तक आप शो पासवर्ड नहीं करते तब तक वो खुद नहीं शो करते, बिकॉज बैकएंड से क्या लगी होती है? आपकी एनक्रिप्शन लगी होती है, और ये जरूरी थिंग है. एंड प्लस वायरस अटैक से भी जरूरी है एनक्रिप्शन फॉर्म में. एंड जब भी आप कोई लॉग इन वगैरह करते हैं, उनका जो वेब पेज होता है ना, वहां पे लॉक लगा देते हैं. या जब भी आपकी पेमेंट हो रही होती है ना, पेमेंट जब प्रोसेस हो रही होती है, वहां पे देखिए ना ऊपर आपका जो वेब बार है जहां पे एड्रेस लिखा होता है, वो ग्रीन प्लस लॉक्ड हो जाती है, ताकि वो गेट पे भी चेंज हो जाता है. ये सारे थिंग्स आप पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में. कोई बात नहीं, अगर मेरा लेक्चर हुआ तो मैं पढ़ाऊंगा एक बार. अल्टीमेटली मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, बहुत इतनी अच्छी चीजें नॉलेज पता लगते हैं कि लिटरली सर वाकई में मतलब डाटा आज की डेट में सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा डेंजरस है. इसको संभालना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तुमने कह तो दिया, ठीक है तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, बट सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. पर ये कैसे? टू प्रोवाइड, क्या लिखा पहला? Adequate protection against unauthorized access, alteration or tampering of records. बिल्कुल सर, ताकि कोई जल्दी टैंपर कर ही ना पाए. सबसे बड़ी मेन चीज होती है अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए. अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ वहीं पे गड़बड़ आपको मिलेगी. समझ गए ना? तभी आप देखते हो हर जगह लेआउट जहां पे कॉन्फिडेंशियल पर्सन को रखा जाता है, या किसी भी पर्सन को, मूवीज में भी नॉर्मली हम देखते हैं काफी टाइट सिक्योरिटी. पहली बात तो सर वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, हर पर्सन का तो एक्सेस है ही नहीं. एंड वहीं से पकड़ा जाता है जी, कोई ना कोई क्लू मिलता कहां से? वहीं से, कि कोई नॉर्मल पर्सन तो एंटर कर ही नहीं सकता. एंड हमने इतने बायोमेट्रिक, इतने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि जल्दी वो पर्सन कोई लॉग इन कर ही नहीं पाएगा. एंड अगर किसी ने करा है तो मैं दैट मींस वो ऑथराइज्ड पर्सन है. बताओ जी कौन कौन ऑथराइज्ड है? बिठाओ सबको. यहां से क्लू मिलते हैं, यहां से आपको वही ना ऑडिटिंग माइंड आपका यहीं से चलता. नेक्स्ट आगे, टू इंश्योर अगेंस्ट loss of the records as a result of damage to or failure of the media on which the records are maintained. बिल्कुल सर, आपको इंश्योर होना पड़ेगा अगेंस्ट लॉस ऑफ द रिकॉर्ड्स एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज, कि अगर इसको कुछ हो गया ना तो अल्टीमेट हमारा कितना नुकसान होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते.
क्लियर? इसीलिए इनको गुड वर्किंग कंडीशंस में रखना अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर लॉस, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लॉस, ओवरऑल लॉस कितना होगा, यू कांट इमेजिन। अब नॉर्मली बैंक का सर्वर डाउन होना अपने आप में सबसे बड़ी फेलियर है, सबसे बड़ी फेलियर है। उस बैंक की रेपुटेशन लॉस कितना ज्यादा है कि जब भी जाओ इनका सर्वर कभी सही नहीं होता। मतलब इनका सिस्टम सोच के देखो, ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड भी तो होंगे जिनके अकाउंट्स होंगे इन बैंक्स में, कितना सही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे होंगे। मतलब कितना पैसा बैंक का इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तभी हम लोग बेसिकली यूज कर पा रहे हैं, तभी तो हम बेसिकली ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल ना। ये चीज। नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट द सिग्नेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डज नॉट, वर्ड क्या लिखा है, रेपुडिएट द साइंड रिकॉर्ड्स एज नॉट जेन्युइन। कोई भी रेपुडिएशन, कोई गलत एक्टिविटी या कोई जब साइंड हो चुके उसको आप टेम्पर कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट इज टू इंश्योर दैट computer systems, software and hardware are adequately secured and validated to ensure their accuracy, reliability and consistent intended performance. Yes, please. To ensure that the computer system can discern invalid and altered records, जो भी altered records हैं या कुछ भी हैं, ऐसे matters को वो क्या कर दे, reject ही कर दे kind of. And to ensure records are accurate, accessible and capable of being reproduced for reference letter के लिए मतलब reproducible होने चाहिए. Next is to ensure that the records are at all times capable of being retrieved to a readable and printable form. बिल्कुल सर, यस। अच्छा, जैसे होता है नहीं, कई बार फाइल्स होती हैं रीड ओनली फाइल, इवन उसका प्रिंट आउट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है। वो तो सर बैकएंड से ये सारे ना पेड सॉफ्टवेयर्स में ऑप्शंस मिलती हैं, फ्री वाले में नहीं मिलती। और एक कंपनी जिनको पता है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स कितने कॉन्फिडेंशियल हैं, तो अल्टीमेटली वो सारे पेड सॉफ्टवेयर्स ही यूज करते हैं। वो फाइल जैसा पीछे से लगाकर भेजेंगे, सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, इवन प्रिंट की ऑप्शन ही नहीं आएगी वहां, या अमेंड करने की, एनेबल। आपको कई बार समटाइम्स कोई डॉक्यूमेंट अगर डाउनलोड करते हो, एनेबल एडिटिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो एडिटेबल फॉर्म में होगा, अदरवाइज आप काम करते रहे बाद में बंद कर दें, वो सेव ही नहीं होएगा। पहले एनेबल एडिटिंग कर तो जाके वो एडिट हो पाएगा। यस, नेक्स्ट इज to ensure that records are kept in a non-rewritable and non-erasable format like PDF version or some other version which cannot be altered or tampered. बहुत केसेस में हम लोग भी जो फाइल सेंड करते हैं नेक्स्टॉन, चलो आजकल तो सॉफ्टवेयर दिमाग बथेरा बैठा है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से तो कुछ सिस्टम लगा ही लेते हैं। अब बैलेंस शीट सारी मैंने टाइप करी, एक्सेल में बनाई मैंने, वर्ड में रिपोर्ट्स मैंने बनाई MS वर्ड में, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी क्यों दूंगा, मैं आपको एडिटेबल कॉपी क्यों दूंगा, मैं PDF बना के दूंगा, अभी खुद टाइप कर, पता लगेगा। कई बार नॉर्मली क्या करते हैं, जो क्लाइंट्स हैं, मान लो कभी क्लाइंट चेंज होना होता है, या हम किसी प्रीवियस ऑडिटर से अगर फाइल्स मंगवाते हैं, वो एक्सेल की फाइल्स नहीं देते या वो MS वर्ड की फाइल नहीं देते, क्यों? वो कहेगा इसका काम तो आसान हो जाएगा, सारा डाटा उसमें बना पड़ा है, आपको जस्ट क्या करना है, उसमें एडिट करना है। बट सर नेक्स्टॉन सॉल्यूशंस पहले ही बहुत है, बहुत सॉल्यूशंस हैं, कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करके जैसे मर्जी। रजे जब रीराइटेबल नहीं होगी ना, बैकएंड से लॉक कर देंगे, वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, कर ले जो मर्जी सॉफ्टवेयर लगा ले। जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डाल दी, उसको जब तक डीक्रिप्ट नहीं किया जाएगा तब तक आप उसका कुछ नहीं करेंगे, समझ गए ना। एंड प्लस जो ये फोटो खींच के स्कैन करते हैं ना, ये कन्वर्ट नहीं होती, ये कन्वर्ट नहीं होती फाइल्स। जो सॉफ्ट कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी बनी होती है, वो नेक्स्ट आगे कन्वर्ट हो जाती है। अगले ने भी कोई दिमाग लगा के भेजा होगा कि कोई मिसयूज ना कर पाए इसका। हम चाहते हैं ऑथराइज्ड एक्सेस ही पाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए, ये चीज। नेक्स्ट इज आगे, टू इंश्योर दैट at least one backup taken at a periodicity of not exceeding 1 day are kept of the updated records kept in the electronic form, and every backup is authenticated and dated, and such backup shall be securely kept at such place as may be decided by the board. अब से आपसे पहले यही बैठकर सोच रहा था, मैं क्या बैकअप नहीं लिया, काफी टाइम हो गया, ये लैपटॉप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा था, एक बार तो जान सूख गई थी, मैं क्या सारी क्लासेस इसमें, मैं क्या इसका तो पहले आज क्या करेंगे, बैकअप लगाएंगे, जितनी अब तक की फाइल्स हैं, कुछ तो पहले बैकअप ले रखा है, अपडेटेड फाइल्स वो अपने आप उठा लेगा, क्योंकि जो सेम होंगी वो स्किप कर देगा,
अपडेटेड वाली फाइल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी कि बैकअप होना जरूरी है। और ये नहीं बैकअप भी इसी के फोल्डर में रख दिया, अब रख वो किसी दूसरे में रख भाई, किसी दूसरे में रख, किसी और जगह रख, सो दैट कि नेक्स्ट आगे किसी उसको एक्सेसिबल करने के लिए अपनी हार्ड ड्राइव्स में रखे या क्लाउड पे अपना डाटा जो भी आपके पास है वहां पे लेकर रखे। बहुत सारे आप ये मानिए आजकल तो अपनी प्रैक्टिस का काम करने का वे ही बहुत डिफरेंट हो चुका है। हमारा आधे से ज्यादा ऑफिस हमारी मेल पे पड़ा होता है, हमारी मेल पे। इवन समटाइम्स तो गूगल स्पेस अलग से लेनी पड़ती है, परचेज्ड वर्जन, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल की जितनी स्पेस है परचेज करो, जितना तुझे चाहिए, 100 GB 200 GB जितना चाहिए, एवरी डॉक्यूमेंट चल स्पेस जीमेल पे, ताकि किसी टाइम एक्सेस करना पड़े, किसी टाइम आपको कहीं चाहिए हो इमीडिएटली। अब क्लाइंट तो ये नहीं पता किस टाइम पे उसको क्या रिक्वायरमेंट है, फटाफट सारा लैपटॉप सिस्टम सर्वर एंड ऑन करें, इतना करने की क्या जरूरत है। चाहिए क्या होती है उसको, ITR की कॉपी मेल पे पड़ी होगी, उसको डाली तो होगी। ये नहीं है कि प्रीवियस मेल खोल के देख लेंगे, सीए साहब भेजना जी एक बार ITR की कॉपी। ये नहीं है कि एक बार मेल तो ओपन करके देख लो, आपका तो सिंपल सिस्टम व्हाट्सएप प्लस साथ के साथ मेल इमीडिएटली उठाओ। उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं ये मैं, ताकि इन नेक्स्ट आगे फ्यूचर भी अगर वो कभी मांगे, मैंने तो वही मैसेज दोबारा क्या करना है, रिपीट, ऊपर देख आई हुई है। मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, उनके लिए थोड़ी कर रहा हूं। मेरे पास बैकअप है ना, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इज द लिमिट। To limit the access to the records to such persons as are responsible for security of records in electronic form. बिल्कुल सर, लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे हो। अगर मान लो टेम्परिंग करने का चांस भी है, तो टेम्परिंग करने का मतलब चेंज करने का कितने चांसेस आपके पास है। ये थोड़ी एंट्री डाल डाल के स्वाद ली जा रहे हो, देखी जा रहे हो, कितनी बार चेंज करोगे उसको, कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे, टू इंश्योर दैट any reproduction of non-electronic original records in electronic form is complete, authentic, true, and legible when retrieved. बिल्कुल, and to arrange and index the record in a way that permits easy location, access and retrieval of any particular record. अब जैसे हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स तो कई हो जाते हैं, स्टार्टिंग तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं फोल्डर में। अब जब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर मैटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले क्लाइंट के नेम से अंदर आप तो ये मानिए जिनकी तो मतलब नेक्स्ट लेवल फाइल्स होती है ना, अपने पास तो अभी कुछ भी नहीं है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर बने होते हैं, अल्फाबेटिकली फोल्डर बने होते हैं। क्लाइंट का नेम क्या है, उसके फोल्डर में जा, उसके फोल्डर में सब फोल्डर, ईयर कौन सा है, ईयर में नेक्स्ट आगे मैटर कौन सा है, ऐसे प्रॉपर इंडेक्स बनाए जाते हैं ताकि वो इजीली क्या हो, एक्सेसिबल। समझ गए ना। तो ये हर पर्सन को अपनी एक फाइलिंग अच्छे से मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट इज टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर security, integrity and confidentiality of the records. Next is inspection and copies of records maintained in electronic form. Yes, the records maintained in electronic form shall be made available for inspection by the company in the electronic form. बिल्कुल, and copies of record maintained in the electronic form shall be provided by the company. अरे ये तो प्रोविजन हो चुकी पीछे, तो आपने पढ़ा नहीं सर, इसकी इंस्पेक्शन अगर कोई करना चाहे, इसकी कॉपी अगर कोई लेना चाहे, सेम प्रोविजन। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी हो या नॉर्मल, क्लियर, आप उनको प्रोवाइड करेंगे ही। नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन AGM। चलिए जी 121 पढ़ो। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 121 applies only to listed public companies. अंडरलाइन, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ये रिपोर्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पर्टिकुलरली लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? यस प्लीज। Legal requirements. To prepare a report on each AGM, the report shall be prepared in the prescribed manner. The report shall confirm that the AGM was convened, held and conducted. अपने तीन वर्ड पढ़े थे, properly called, properly convened, properly conducted, तीनों as per the provision of this act and the rules made there under. To file with किसके साथ, ROC, a copy of such report. The copy shall be filed within 30 days of conclusion of AGM. And the company shall pay such filing fees and such additional fees as may be, जो क्या होगी, prescribed. अरे लिस्टेड के केस में कंप्लायंस है, नॉर्मल कंपनीज के केस में नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आगे पढ़िए। यस, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। If a company fails to file the report within 30 days of conclusion of AGM, the punishment shall be as follows. Yes, the company shall be liable to a penalty of rupees 1 lakh and in case of continued failure with a further penalty of rupees 500 for each day after the first during which such failure continues
एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना 5 लाख। मतलब 1 लाख रुपए पेनल्टी तो लगेगी। अगर कॉन्टिन्यूइंग नेचर की है, अभी तक नहीं आपने वो रिपोर्ट फाइल करी, तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से 5 लाख तक मैक्सिमम आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। एंड एवरी ऑफिसर के ऊपर 25,000 वन टाइम, एंड कॉन्टिन्यूइंग नेचर की है तो 500 पर डे के हिसाब से सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख। क्लियर? यस, प्रोविजंस कंटेन मैनर आपने पीछे पढ़ा था, एज मे बी जो क्या था, प्रिस्क्राइब। नंबर 1, यस, मैनर ऑफ preparation of the report. हाँ जी, The report on AGM shall be prepared in addition to the minutes of the AGM. मिनट्स तो अलग चीज है, ये रिपोर्ट एक अलग चीज है। ये रिपोर्ट तो सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी ने बनानी है, और वो भी किस बात की कि एजीएम हैज बीन प्रॉपर्ली हेल्ड, कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड, सब कुछ ओके है सर। क्लियर? द रिपोर्ट शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एजीएम। इनके केस में मिनट के अलावा एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट भी है जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के ऊपर क्या है, एप्लीकेबल। क्लियर? कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट क्या होगा, यहां से समझ आएगा कि इस रिपोर्ट के अंदर करना क्या है, तो ये भी मिनट्स ही हैं, बट लिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में वही बात आ गई, जैसे कह लो मिनट्स की कॉपी मंगवाना, इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी से हमने एक रिपोर्ट अलग से मंगवाना, होगा वही कुछ जो मिनट्स में होता है, क्या, द डे, डेट, आर एंड वेन्यू ऑफ द एजीएम। नेक्स्ट आगे, यस प्लीज। Confirmation with respect to appointment of chairman of the AGM. Number of members who attended, confirmation of quorum, confirmation with respect to compliance of the act and the rules, secretarial standards made thereunder with respect to calling, convening, conducting, with triple P. Clear? Business transacted at the meeting and result thereof, particulars with respect to कोई adjournment, कोई postman of the meeting, या कोई change in venue करा हो, clear, या any other points जो relevant for inclusion in this report होंगे। अल्टीमेट है तो इस रिपोर्ट के अंदर मिनट का कंटेंट ही है, बट ये लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में क्या है, एक एक्स्ट्रा अप्लाई है और कुछ नहीं। साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट, यस प्लीज। The report shall be signed and dated by the chairman of the meeting, or in case of his inability to sign by any two directors of the company, जिनमें से one of them क्या होना चाहिए, MD, if there is any, and word क्या है, and, अरे लिस्टेड है तो साथ में CS के भी तो साइन होंगे। Clear? The company secretary of the company. Filing of the report. एक डायरेक्टर, एक एम्प्लॉय, CS, 2 डायरेक्टर जिनमें से एक MD होगा, ये मैंडेटरी, तो 2 डायरेक्टर प्लस CS। क्लियर? एंड ये विद इन 30 डेज तो पढ़ चुके थे, बट फॉर्म नंबर इसके लिए कौन सा आया, MGT 14 आपका वो रेजोल्यूशन वाला था ना जो पीछे आपने पढ़ा था। क्लियर? एंड द लास्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर, ये तो नाम का पॉइंट बना दिया गया, चैप्टर 7 टू OPC। अरे OPC में तो काफी सारी एग्जाम्पशंस थी ना, उसी पॉइंट से एक यहाँ पे सेक्शन आया, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शन। 98, 100 से लेके 111 तक कोई भी सेक्शन ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मैनर ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन द जीएम, अरे सिंगल पर्सन तो है, तो अल्टीमेट जो ये खुद ही मतलब मिनट्स वगैरह कुछ बनाएगा वो अपने आप में डायरेक्टली रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। पढ़िए, इन केस ऑफ ओपीसी, for the purpose of transacting any business, whether ordinary or special, at any GM, whether AGM or EGM, by means of any resolution, कुछ भी हो, it shall be sufficient if the resolution is communicated by the member to the company। बस member, एक ही member तो है, member company को communicate कर दे, resolution मिनट बुक में एंटर कर दे, और मिनट बुक साइन एंड डेटेड बाय द member। किसने पास करना है, किसने कौन सी मीटिंग होगी, मीटिंग थोड़ी होनी है, सिंगल मेंबर तो है। Clear? The date of signing the minute book by the member shall be the date of क्या मानी जाएगी, मीटिंग लो जी होगी। और क्या, मैं अकेला मेंबर तो हूं, मैं जिस दिन मिनट बुक के अंदर एंट्री डेट एंड साइन कर दूंगा वही आपकी डेट ऑफ मीटिंग मानी जाएगी। सेम चीज, मैनर ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड इन कहां पे, सेम पॉइंट, क्या, द डेट ऑफ साइनिंग द मिनट बुक बाय द डायरेक्टर shall be deemed to be the date of meeting for all purpose of this act। तो इनके केस में सर थोड़ा मैटर अलग है। हुआ क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, दैट इज एजीएम, EGM, ये अपने अच्छे टॉपिक होने वाले हैं कमिंग। क्लियर? सो बेसिकली आज आपने जस्ट एक प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स क्या किए, 4। क्लियर? वो केस स्टडीज जरूर रीड आउट किए, क्लियर, छोड़ना मत कोई भी केस स्टडी को, प्रॉपर वे से जितने भी क्वेश्चन थे उनको एक बार चेकआउट करिएगा, बिकॉज हो सकता है समटाइम्स एज इट इज बेसिस पे सिर्फ नाम चेंज हो, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल कर आ जाए। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। एंड नेक्स्ट
क्लास में एजीएम एंड ईजीएम का टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके जी।